हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी आईएएस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन भारत से संबंधित कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन किए हैं और जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इसमें। और ये क्वेश्चन जो है हमारा मतलब कि हर एक के स्टेट पीसीएस को लेकर फिर हमारा यूपीएससी जो है उससे संबंधित, बाकी जनरल कंपटीशन के लिए तो और भी ये बढ़िया होगा, लेकिन स्टेट पीसीएस और यूपीएससी से संबंधित ज़्यादा इसको फोकस किया गया है। अभी झारखंड में जो हमारा जेपीएससी आया हुआ है उसमें ये बहुत ही कारगर साबित होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है यह है, निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो इसमें कुछ यहाँ 16 महाजनपद से संबंधित कुछ यहाँ पर महाजनपद दिए गए हैं जिनको हम लोग यहाँ पर राज्य के सेंस में इसको हम लोग जान रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला दिया है अवंती। इसमें यहाँ नंबरिंग जो है थोड़ा सा गलत हो गया है, ये एक हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा और यह तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा और इस तरह से 1 से लेकर 4 तक राज्यों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। और इन राज्यों में देखा जाए तो पहला है अवंती। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित क्या अवंती था कि नहीं था। तो बिल्कुल अवंती था बुद्ध के जीवन से, क्योंकि अवंती के जो शासक थे यानी कि चंद्रप्रद्योत, बुद्ध के समकालीन जो अवंती के शासक थे चंद्रप्रद्योत, उन्होंने क्या किया था कि बुद्ध को निमंत्रण दिया था अपने मतलब कि राज्य में, अपने साम्राज्य में उनको बुलाने के लिए निमंत्रण दिया था। तो इस तरह से देखा जाए तो महात्मा बुद्ध जो है उस समय यानी कि अंतिम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बीमार पड़ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, जिसके वजह से वह अवंती के पास वे जा नहीं पाते हैं। अवंती के राजा के पास जा नहीं पाते हैं, जिससे पता चलता है कि अवंती भी क्या था, यानी कि बुद्ध के जीवन से संबंधित था। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, ये राइट होगा। ए भी अवंती क्या था, बुद्ध के जीवन से संबंधित। फिर गंधार देखा जाए तो ये हमारा तक्षशिला इसकी राजधानी है और ये हमारा यूपी के सबसे यानी कि वेस्टर्न एरिया में पड़ता है। तो गंधार एरिया जैसा था, तो इससे बुद्ध का संबंध नहीं था, लेकिन इस गंधार से किसका एक संबंध है, तो चाणक्य का संबंध यहाँ पर देखा जाए तो गंधार में यानी कि तक्षशिला जिसकी राजधानी थी, तक्षशिला में जो हमारा विश्वविद्यालय था यानी कि तक्षशिला का विश्वविद्यालय काफ़ी प्रसिद्ध है, उसमें चाणक्य जो थे वहाँ के क्या थे, आचार्य हुआ करते थे। तो यहाँ गंधार का संबंध चाणक्य से था, बुद्ध से नहीं था। तो ये जो गंधार हमारा यहाँ पर राज्य आया ये बुद्ध से संबंधित नहीं है। दूसरा है कौशल नरेश, यानी कि देखा जाए तो वहाँ प्रसेनजित हैं कौशल नरेश। तो प्रसेनजित से भी ये प्रसेनजित के भी समकालीन है बुद्ध। इस तरह देखा जाए तो कौशल भी क्या है, यानी कि बुद्ध से संबंधित है। मगध तो बुद्ध से संबंधित था ही, ठीक है। मगध साम्राज्य में तो हमेशा यहाँ पर यही रहे हैं, बुद्ध ही रहे हैं। तो देखा जाए तो मगध में बिंबिसार बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों बुद्ध के समकालीन रहे हैं। तो इस तरह से मगध भी क्या होगा, बुद्ध के समकालीन थे, यानी कि यहाँ कौशल भी हो गया, अवंती भी हो गया, यानी कि 3 हमारा राज्य होगा बुद्ध के समकालीन थे या उनसे संबंधित थे, एक गंधार को छोड़कर। तो पहला, फिर दूसरा को छोड़कर तीसरा और चौथा, पहला तीसरा चौथा हमारा ऑप्शन में कि कौन सा आएगा, सी ऑप्शन होगा और सी राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है दूसरा, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था। यहाँ पर कुछ नदियों का नाम दिया गया है ऑप्शन में, और इस ऑप्शन में हमको उस ऑप्शन का पता करना है कि तक्षशिला जो है, जो गंधार महाजनपद की राजधानी थी, तो उसका संबंध यानी कि वो जो देखा जाए तो तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। तो ये हो जाएगा हमारा पहला, यानी कि सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में तक्षशिला था। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, राइट होगा। दूसरा तीसरा यहाँ पर जो गलत है, यानी कि चिनाब रावी, झेलम चिनाब रावी ब्यास, ये जो हमारा गलत होगा, सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है तीसरा, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। निम्नलिखित सिकंदर के हमलों के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। देखा जाए तो नंद, मौर्य और शुंग और कण्व, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन जो है हमारे उत्तर भारत से संबंधित है। इन चारों महाजनपद इन चारों अगर वंशों को देखा जाए तो उत्तर भारत पर शासन किए हैं, लेकिन इनमें से
सिकंदर के हमले के समय, सिकंदर जब हमारे देश पर आक्रमण करता है तो उस समय इनमें से कौन यानी कि उत्तर भारत में शासन कर रहा था, तो देखा जाए तो नंद, और नंद वंश का अंतिम शासक यानी कि धनानंद जो था, धनानंद, ये धनानंद सिकंदर के समकालीन था, और ये सिकंदर के समकालीन होते हुए भी सिकंदर को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया था, जिसके कारण यहाँ पर चाणक्य को मतलब कि इसके शासन व्यवस्था में कुछ हस्तक्षेप करना पड़ा, जहां पर जाते इसके दरबार में बेइज्जत होते हैं, और धनानंद उनको काफ़ी बेइज्जत करता अपने दरबार में, जिसकी वजह से यानी कि इसके समूल वंश को नाश करने के लिए एक बेड़ा उठाते हैं, यानी कि कसम खाते हैं, और आगे फिर कहानी चंद्रगुप्त मौर्य की शुरू होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो नंद वंश का शासक धनानंद सिकंदर के समकालीन था, और वह उत्तर भारत पर देखा जाए तो राजवंशों में यही हमारा नंद आएगा। तो हमारा पहला क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। भारत में अगर सिकंदर हमला किया यानी कि आक्रमण किया तो उस समय उसकी सफलता किन कारणों से थी, तो यहाँ पर 4 यहाँ पर दिए गए हैं। उन सफलताओं के कारणों में तो वो देखना है कि कौन से सही है। पहला है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। तो देखा जाए तो ये भी क्या है, सही है। एक मगध दिखता था जिसमें एक केंद्रीय सत्ता कह सकते हैं, लेकिन उस लेवल पर नहीं था कि जिस तरह से वो लोग मतलब कि सिकंदर को रोक सके। तो इस तरह से देखा जाए तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो बिल्कुल क्या होगा, राइट था। उसकी फौज बेहतर थी। उसकी फौज क्या थी, बेहतर थी, और उसी फौज के बल पर पूरा विश्व को यानी कि विश्व विजेता बनने का इच्छा भी रखता था। और इस तरह से देखा जाए तो उसकी फौज क्या थी, बेहती थी, काफ़ी मतलब कि ट्रेंड थी उसकी फौज, यानी कि प्रशिक्षित थी। तीसरा बात यहाँ पर आ रहा है, पहला तो सही हुआ, फिर उसके बाद हमारा ये दूसरा भी सही है, और तीसरा में है कि उससे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। देशद्रोही शासकों से यहाँ सहायता मिलती है, जैसे आम्भी तक्षशिला यानी कि देखा जाए गंधार का शासक आम्भी हैं, वो क्या करते हैं, देशद्रोही बन जाते हैं, यानी कि उसके अंडर यानी कि सरेंडर कर देते हैं, घुटने टेक देते हैं। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो भी क्या एक देशद्रोही शासक हुए। तो बहुत सारे देशद्रोही, एक आम्भी ही नहीं और भी थे, शशिगुप्त भी थे और भी थे। तो यहाँ पर सिकंदर के काफी सहायता करते हैं, तो इनसे सहायता सिकंदर को मिलती है, जिससे पता चलता है कि तीसरा ऑप्शन भी क्या होगा, यानी कि तीसरा हमारा फैक्ट जो है ये भी राइट होगा, यानी कि सिकंदर के भारत में सफलता का ये भी क्या है, एक कारण बनता है। वह एक अच्छा प्रशासक था। चौथा यहाँ पर दे रहा है कि वह एक अच्छा प्रशासक था। तो अच्छा प्रशासक हम उसे कहते हैं जिसके प्रति लोग क्या होते हैं, यानी कि लोग अपने दिल में उसको बसाते हैं, यानी कि कहने का मतलब है उसके प्रेम करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो उसको अच्छा शासक माना जाएगा। लेकिन सिकंदर अच्छा शासक प्रशासक नहीं हो सकता है, क्योंकि सिकंदर से लोग डरते थे। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो सम्मान अगर सिकंदर के प्रति अगर कोई कर रहा है तो उसको डर से कर रहा है, तो फिर वो अच्छा प्रशासक कहाँ होगा। इस तरह से देखा तो चौथा हमारा जो पॉइंट होगा यह रॉन्ग होगा, गलत होगा। इसलिए बस हमारा इसमें सही कौन होगा, पहला दूसरा तीसरा, और पहला दूसरा तीसरा का ऑप्शन हमारा बी में है, और बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन में यह है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। जीवक रॉयल फिजिशियन जिसको कहा जाता है जीवक को, और ये जो था बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार के दरबारिक चिकित्सक था और इसी से संबंधित था। और इसी जीवक को देखा जाए तो चंद्रप्रद्युत का भी संबंध यहाँ पर आता है, क्योंकि अवंती के शासक चंद्रप्रद्युत थे और बिंबिसार के काफी मित्र हुआ करते थे। तो इनको एक बार पीलिया रोग हुआ, और उस पीलिया रोग को ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने रॉयल फिजिशियन यानी कि अपने चिकित्सक जीवक को क्या किया था, यानी कि अवंती भेजा था चंद्रप्रद्युत के पीलिया रोग को ठीक करने के लिए। तो इस तरह से देखा जाए तो यह जीवक किसके दरबार से संबंधित था, तो बिंबिसार मगध के शासक बिंबिसार से संबंधित है जीवक। नेक्स्ट हमारा ये है 6ठा क्वेश्चन में, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ। मालवा अगर देखें तो 16 महाजनपद में से मालवा का क्षेत्र जो है यह अवंती का होता है। अवंती को मालवा भी कहा जाता है। तो अवंती पर देखा जाए, अवंती के क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था। तो इसमें पहला कह रहा है कि बिंबिसार तो अंग पर पराजित किया, अंग को पराजित करके उसको हासिल किया था। उदयभद्र के समय में भी इसको नहीं कहा जा सकता है। ठीक, उदयभद्र भी सही नहीं है। और दूसरा है कि बिंबिसार उदयभद्र, ये भी सही नहीं है।
तीसरा है अजातशत्रु के समय। अजातशत्रु का संबंध जो है यहाँ पर देखा जाता है कि बज्जी महाजनपद पर इन्होंने विजय हासिल किया था। तो शिशुनाग हमारा आता है एक वंश शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वहां के शासक हुआ करते थे उस वंश के। और इसने क्या किया था कि अवंती पर आक्रमण करके, यानी कि मालवा क्षेत्र में अवंती पड़ता था, और उसी पर अवंती करके अवंती को मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। और ये शिशुनाग जो होगा हमारा आंसर राइट होगा, यानी कि छठा का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन में यह है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ? अंग में, बंगाल में, बंग में, कलिंग में, मगध में। तो नंद राजा का संबंध अगर देखें तो हमारे अशोक जो शासक यानी मगध का मौर्य वंश के जो अशोक शासक हुआ करते हैं, तो अशोक के समय एक कलिंग युद्ध होता है, और कलिंग युद्ध के समय और कलिंग का राजा देखा जाए तो कौन थे? यानी कि ये नंद राजा थे। नंद राजा उस समय समकालीन राजा हुआ करते थे जब कलिंग युद्ध हुआ था। तो कलिंग का राजा, इसको कहा गया है कलिंग का शासक या राजा। और इन्हीं के विरुद्ध में अशोक ने क्या किया था? कलिंग का युद्ध जीता था। और यह नंद राजा कलिंग राज से संबंधित है। तो इनका यानी कि एक आदेश के एक नहर खोद, इसके आदेश से एक नहर खोदी गई थी। फिर कहाँ खोदी जाएगी? तो यानी कि कलिंग में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, हमारा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन सम्मिलित करने के लिए। सम्मिलित करने के लिए 2 सूची दिया गया है। पहला सूची में उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद हैं, जितने भी जनपद इसमें दिया गया है वह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और सूची 2 में जो है उनकी राजधानियां हैं। तो इस तरह से हमको 4 यहाँ जनपद का नाम दिया गया है और इनकी राजधानी से हमको मैच करना है। तो पहला है कुरु। कुरु महाजनपद कहिए, जनपद कहिए, किससे मैच करता है? पंचाल, फिर इसमें देखा जाए तो कौशल, फिर वत्स, इसमें साकेत है, कौशाम्बी, अहिक्षेत्र और इंद्रप्रस्थ। इन चारों में को चारों महाजनपद का राजधानी से हमको मैच करना है। तो और यहाँ ऑप्शन भी देखा जाए तो सबका यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें जब भी ऑप्शन को हम मैच करते हैं तो मान लेते हैं कि सारा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश के प्राचीन जितने भी जनपद यहाँ पर दिए गए हैं, सब जनपद की राजधानी अगर आपको नहीं पता है तो कुछ तो होगा, कन्फर्म कोई ना कोई तो राजधानी आपको पता होगा। तो पहले उससे मैच करिए। हो सकता है कि एक क्वेश्चन का जवाब अगर सही से आपको पता है तो उसी के मैचिंग के द्वारा सारे जनपद का मैचिंग भी हो जाएगा। तो जैसे देखते हैं कि वत्स महाजनपद की राजधानी आपको बहुत ही फेमस है वत्स। तो कहाँ था? कौशाम्बी। डी का क्या होगा? कौशाम्बी होगा। ठीक, उस तरह से डी का कौशाम्बी। डी में यानी कि दूसरा आना चाहिए। डी का ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए? दूसरा। तो इसमें दूसरा कौन है? यानी कि बी ऑप्शन में। इससे पता चलता है कि बी ऑप्शन ही क्या होगा? कंफर्म होगा। लेकिन आपका कंफर्मेशन सही होनी चाहिए, क्योंकि डी वत्स महाजनपद की राजधानी अगर पता है तो कंफर्म पता होना चाहिए, और वो क्या है? कौशाम्बी है। तो इसी एक ऑप्शन से हमारा यहाँ आंसर भी पता चल जाएगा। यानी कि डी दूसरा से मैच कर रहा है। तो डी में कौन सा मैच कर रहा है? यानी कि 2 यहाँ पर है, तो यानी कि बी ऑप्शन कंफर्म होगा। फिर भी मिला लेते हैं इसको। वत्स का महाजनपद की राजधानी कहाँ? कौशाम्बी। कौशल महाजनपद की राजधानी जो है कहाँ है? साकेत का आ जाएगा, और श्रावस्ती इसका दूसरा नाम होता है। फिर कुरु महाजनपद जो है कुरु महाजनपद है, यह कहाँ? इंद्रप्रस्थ में। और पंचाल महाजनपद जो है इसकी राजधानी अहिक्षेत्र था। तो इस तरह से आपको मिलाना है। पहला ए का क्या हो जाएगा? 4, ए का 4, ठीक है, यहाँ पर आया। फिर उसके बाद 2 बी पंचाल का क्या हो जाएगा? अहिक्षेत्र, और यहाँ पर तीसरा आया बी का 3 अहिक्षेत्र। फिर कौशल महाजनपद का क्या हो जाएगा? 1 साकेत। तो इस तरह से हमारा 1 हो गया। फिर वत्स महाजनपद का क्या हो जाएगा? कौशाम्बी, यानी कि डी का 2। तो इस तरह से डी का 2 यहाँ पर ये हो गया। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें 4 राजवंशों का नाम दिया गया है, जिसमें नंद वंश है, शुंग वंश है, मौर्य वंश, हर्यंक वंश। और इन 4 राजवंशों को क्या करना है? काल क्रमानुसार इनको क्या करना है? व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। तो इसमें आप देखे हैं कि मगध पर सबसे पहला हर्यक वंश काफी फेमस है। हर्यक वंश का शासन वहां से शुरू होती है देखा जाए तो तो पहला हमारा होगा क्या? हर्यंक वंश होगा, और यह चौथा जो होगा पहले होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 4 हमारा बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो 4 के बाद क्या होगा? हर्यंक वंश के बाद
हर्यक, इसकी सब मतलब कि मगध राजवंशों पर अगर देखा, मगध के साम्राज्य में अगर देखा जाए राजवंशों का राजक्रम, तो इसमें टोटल यहाँ राजवंश लगभग 7 होते हैं। तो 7 का हम यहाँ क्रम पर लिख दे रहे हैं। जैसे पहला हो जाएगा हमारा हर्यंक वंश। हर्यंक वंश, हर्यंक वंश के बाद कौन सा होता है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। फिर इसके बाद क्या होता है? नंद वंश। नंद वंश। फिर नंद वंश के बाद क्या होता है? कौन सा वंश आता है? मौर्य वंश। मौर्य वंश। फिर मौर्य वंश के बाद क्या होता है? शुंग वंश। शुंग वंश का शासन होता है। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश होता है? मगध पर शासन किसका होता है? तो कण्व वंश। कण्व वंश होता है। फिर लास्ट में क्या होता है? कण्व वंश के बाद देखा जाए तो कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। 1 2 3 4 यानी कि सब मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग हमारा 7 वंश ऐसे होते हैं जो मगध के उत्कर्ष में काफी सहायक सिद्ध हुए हैं। और ये 7 वंश ने मगध में अपना शासन किए हैं। तो इस तरह से 7 यहाँ पर होगा जिसमें हम लोग को मिलाना था। तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले हर्यंक वंश आया। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश आ गया। तो शिशुनाग वंश तो इसमें दिया नहीं है। फिर नंद वंश आता है। तो हर्यंक वंश के बाद क्या हो जाएगा? नंद वंश यानी कि हर्यंक वंश यानी कि 4 के बाद क्या हो जाएगा? नंद वंश यानी कि 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया है? शुंग वंश दिया है, मौर्य वंश दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। नंद वंश के बाद यहाँ पर नंद वंश यानी कि 1 नंबर तो हो ही गया। फिर मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? यानी कि शुंग वंश यानी कि 2 हो जाता है। और इस तरह से 4 1 3 2 का ऑप्शन हमारा किसमें है? 4 1 3 2 का यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो इस तरह से 7 राजवंशों ने मगध पर शासन किया और इस क्रम में इनका क्रम रहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10वां। 10 क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? मतलब उस शासक का, मगध के उस शासक का नाम बताना है जिसने सत्ता पर बैठने के लिए यानी गद्दी को संभालने के लिए या गद्दी हथियाने के लिए अपने पिता का हत्या किया और फिर उसकी हत्या उसका पुत्र ने उसका कर दिया। तो उस राजवंश का यानी कि उस शासक का नाम कौन होगा? तो ये कौन होगा? दिया यहाँ पर बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन दिया है, नागदशक दिया है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु हो जाएगा। और अजातशत्रु यानी कि अजातशत्रु बिंबिसार का क्या है? पुत्र होता है और इसका पुत्र जो है उदयन है। और इस तरह से देखा जाए तो यह अजातशत्रु बिंबिसार को क्या करता है? अपने पिता बिंबिसार को क्या कर देता है? मार डालता है और सत्ता प्राप्त करता है। और फिर इस अजातशत्रु को कौन मारता है? तो फिर उसका पुत्र कौन हो जाएगा? यानी कि ये उदयन इसको मार देता है। और इस तरह से देखा जाए तो ये हमारा अजातशत्रु ही है जो अपने पिता को हत्या करके राज्य शासक बना, राज्यारोहण किया और फिर वह अपने पुत्र के द्वारा मारा जाता है। तो ये हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन यानी कि बी। और इस तरह से देखा जाए तो ये जो तीनों शासक हुआ करते हैं यानी कि ए, बी और सी, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, यह तीनों शासक जो है किस वंश के हैं? तो हर्यक वंश के हैं। और हर्यक वंश का मतलब होता है पितृहंता वंश होता है और ये पितृहंता वंश से संबंधित है। और तीनों अपने पिताओं की हत्या करके ही शासन यहाँ पर प्राप्त किए, शासक बने हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो इसमें देखा जाए तो बिंबिसार, पहला दिया है बिंबिसार, दूसरा है गौतम बुद्ध, तीसरा मिलिंद है और चौथा है प्रसेनजित। तो मिलिंद का संबंध यहाँ पर देखा जाए तो इसमें बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित तीनों तो क्या है? एक दूसरे से संबंधित है। तीनों एक दूसरे से संबंधित है। लेकिन मिलिंद जो है यह इनके साथ नहीं यानी कि इनके समकालीन नहीं है। मिलिंद जो है यह यूनानी आक्रमणकारी जब यहाँ पर आते हैं यानी कि इंडो ग्रीक जो यहाँ पर शासन अपना फैलाते हैं तो उसमें मिलिंद जो है उसका इंडो ग्रीक का एक शासक हुआ करता है। और यही मिलिंद जो है जिसको मिनांडर कहा गया है, इस मिलिंद को क्या कहा गया है? मिनांडर कहा गया है।
और इसी जिसको हम लोग मिलिंद भी कहते हैं, मिलिंद भी कहते हैं, और इसी मीनांडर और नागसेन बौद्ध भिक्षुक जो है, इनके वार्तालाप से एक पुस्तक बनाई गई जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। और इसी मिलिंद पन्हो में 70 महाजनपद, समकालीन 70 महाजनपद की चर्चा की गई है। अब 16 महाजनपद की चर्चा आप पढ़े हैं, इसमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में ये काफी फेमस है क्वेश्चन, लेकिन 70 महाजनपद की चर्चा जो है इसी मिलिंद पन्हो में है। यह मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध ग्रंथ है एक, किसकी इसमें चर्चा की गई है? तो मीनांडर और नागसेन के वार्तालाप कि यहाँ पर इसके वार्तालापों को क्या यहाँ पर, यानी कि मीनांडर जो है नागसेन से क्या करता है, बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है, जिसका जवाब इसने दिया, और इस तरह से इनके जो आपस में वार्तालाप है उसी को एक पुस्तक बना दिया गया है मिलिंद पन्हो। और यहाँ मिलिंद का मतलब यही है, यानी कि यहाँ पर जो नाम आया मिलिंद, यानी कि मीनांडर से संबंधित है, और इस पुस्तक का नाम मिलिंद पन्हो होता है। और इस मिलिंद पन्हो में 70 महाजनपदों की चर्चा की गई है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 12वां क्वेश्चन में। तो इसमें दिया है भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के, जिनको आहत सिक्का भी कहा जाता है, तो वो किस चीज के बने हुए थे? तो देखा जाए तो यहाँ तांबा का दिया है, सोने के दिया है, रंगा का दिया है और चांदी का दिया है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? चांदी का। यानी कि आहत सिक्के जो प्राचीन काल के बनते थे ठंपा लगाकर, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि चांदी के बने हुए हैं, जिसको ठप्पा लगाकर बनाया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन में है कि सुमिलित करने के लिए यहाँ भी आया, एक तरफ सूची 1 में राजा दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। सूची 1 राजा का संबंध, यानी कि सूची 2 राज्य से यहाँ पर बताना है, जिसमें पहला में दे रहा है कि चंद्रप्रद्योत, उदयन, प्रसेनजीत, अजातशत्रु। तो इसमें है मगध, वत्स, अवंती और कौशल। तो इसका संबंध, यानी कि किस राजा का संबंध किस राज्य से था, उसको पता करना है। तो उसी तरह अगर कोई भी आपको कंफर्म पता हो तो उसको पता करके आप ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर सब याद है तो और अच्छी बात है। जैसे चंद्रप्रद्योत को देखा जाए तो चंद्रप्रद्योत के बारे में अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पिछले कुछ क्वेश्चन में हम लोगों ने इसकी चर्चा किया है। तो चंद्रप्रद्योत कहाँ के किस राज्य के शासक थे, राजा थे? ये थे अवंती के। ठीक। उदयन देखा जाए तो ये वत्स महाजनपद के राजा थे। प्रसेनजीत कहाँ के शासक थे, यानी कि कहाँ के राजा थे? तो ये है कहाँ, कौशल के राजा थे। और अजातशत्रु कहाँ के थे? तो अजातशत्रु मगध के थे, हर्यंका डायनेस्टी से, हर्यंका वंश से। तो इस तरह से देखा जाए तो ए का हमारा क्या होगा? 3 होगा, और ए का 3 हमारा सी ऑप्शन में है, इसी से पता चल गया। उदयन जो है 2, यानी कि वत्स, तो बी का हो जाएगा 2। फिर उसके बाद प्रसेनजीत हमारा 4 हो जाएगा, तो प्रसेनजीत यानी कि सी का हो जाएगा 4। और फिर अजातशत्रु का क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ डी का क्या हो जाएगा? 1। और इस तरह से हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14वां है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है? तो इसमें कुछ सूत्र साहित्य संबंधित यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। फिर भगवती सूत्र का नाम यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ है सूत्र साहित्य, यानी कि 16 सूत्र भी क्या है, यानी कि देखा जाए तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। स्रोत सूत्र क्या है? ये भी ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। धर्म सूत्र, डी ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ धर्म सूत्र भी क्या है? ये भी ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। लेकिन भगवती सूत्र जो है यह ब्राह्मण धर्म से संबंधित नहीं है, यह जैन ग्रंथ है। और इस जैन ग्रंथ है और इस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है, महाजनपदों की चर्चा की गई है, 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। तो हमारा सी ऑप्शन जो होगा यह हमारा सही होगा, यानी कि ये जो है ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, बाकी 3 को छोड़कर ये हमारा ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, यानी कि जैन ग्रंथ है। और इस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है, तो हमारा 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को हमको पता करना है। तो पहला और दूसरा 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, और दोनों कथन में हमको ये पता करना है कि कौन सा कथन असत्य है।
पहला कह रहा है कि प्रथम यूनानी आक्रमण के समय देखा जाए तो यूनानियों का दो बार आक्रमण हुआ है। एक तो सिकंदर के समय जो प्रथम आक्रमण कहा जाएगा यूनानियों का, और दूसरा इंडो ग्रीक जो आते हैं यानी कि आंध्र सातवाहन वंश यानी कि मगध के साम्राज्य के पतन के बाद जब आते हैं तो उस समय देखा जाए तो हमारा दूसरा आता है जिसमें मिनांडर की चर्चा अभी हुई है, तो वो भी हमारा यूनानी इंडो ग्रीक जिसको कहा गया है। तो प्रथम यूनानी यानी कि सिकंदर के बारे में इंडिकेट किया जा रहा है। तो प्रथम यूनानी आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था? तो आम्भी था। वहां के आम्भी जो थे यानी कि तक्षशिला के शासक थे, और ये घुटने टेक देते हैं, सरेंडर कर जाते हैं, और किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होती है आम्भी राजा से, और इस तरह से तक्षशिला का शासक आम्भी थे। ये क्या होता है यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो असत्य कौन है? तो ये पहला क्या हो गया? असत्य नहीं है, ठीक है, यानी कि ये सत्य है। दूसरा है कि बतिस्ता के युद्ध को हाइडे एस्पिस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बतिस्ता के युद्ध को हाइडे एस्पिस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्या होगा? ये भी राइट है। बतिस्ता के युद्ध को हाइडे एस्पिस के युद्ध से भी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला और दूसरा दोनों क्या है? राइट है। और हमारे क्वेश्चन में ये डिमांड किया गया है कि कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य तो पहला भी नहीं है और दूसरा भी नहीं है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या कहता है ऑप्शन। ए ऑप्शन कहता है कि केवल 3, यहाँ 3 तो किसी प्रकार का है ही नहीं। यहाँ बी ऑप्शन कहता है कि 1 तथा 2 असत्य है, बिल्कुल नहीं है, असत्य, दोनों सत्य हैं। यहाँ सी में कहता है कि केवल 2 असत्य हैं, ये भी असत्य नहीं, यानी कि ये भी सत्य है, सत्य बातें ही है। फिर यहाँ डी ऑप्शन में देखा जाए तो कह रहा है कि ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि ना तो एक कथन असत्य है और ना ही दूसरा कथन असत्य है। मतलब डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। असत्य को पता करना था, तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा कौन सा कथन असत्य है? तो इस तरह से ना तो 1 और ना ही 2, तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा इस क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा 16वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के किस राजा ने किया था? भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण, अगर भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण की सूची यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर किसका होता है? ईरान का होता है। ईरानियों ने भी हमारे भारत पर आक्रमण किया है, और उसमें कुछ ईरानी आक्रमणकारी जो थे जो असफल प्रयास किए, जो हमारे भारत पर आक्रमण कर नहीं पाए। भारत के जो बाहरी भाग था वहां पर आक्रमण करते हैं और वहां पर सफल होते हैं, लेकिन भारत में वो आक्रमण नहीं कर पाए। तो इसमें यहाँ पर यही बात कहा जा रहा है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमानी वंश के किस राजा ने किया था? इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन में 2 प्रकार का क्वेश्चन, 2 टाइप के क्वेश्चन छुपा हुआ है। कैसा? अगर इस क्वेश्चन में ये कहा जाए कि भारत पर प्रथम विदेशी ईरानी आक्रमणकारी जो असफल रहा, तो उसको क्या कहा जाएगा? साइरस कहा जाएगा। कौन होगा? साइरस। और अगर दूसरा क्वेश्चन में ये कहा जाए कि भारत पर प्रथम विदेशी ईरानी आक्रमणकारी कौन था जो सफल रहा, तो उसको कहा जाएगा कौन? दारा प्रथम कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में उस तरह का यहाँ पर क्लियर कट नहीं किया गया है। इसमें डायरेक्ट यही कहा गया कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमानी वंश के किस राजा ने किया था। तो आक्रमण तो साइरस ने भी किया था, लेकिन असफल रहा, तो हमारा आंसर क्या होगा? साइरस ही होगा। लेकिन अगर सफल विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो दारा प्रथम था, यानी कि दारा फर्स्ट जिसको कहा जाएगा, तो हमारा ए होता। लेकिन इस तरह से क्लियर क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए होगा। साइरस ने किया था भारत पर प्रथम आक्रमण जो ईरानी था, लेकिन वह क्या हुआ? असफल हुआ। तो हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन जो होगा ये राइट होगा। लेकिन सफल आक्रमण किसका होगा? तो ये हमारा दारा प्रथम का होगा। यहाँ दारा द्वितीय भी दिया गया है, दारा तृतीय भी किया गया है। दारा तृतीय के बारे में अगर कहा जाए तो जब सिकंदर आक्रमण किया था, ईरानियों के बाद यूनानियों का आक्रमण होता है, इसमें सिकंदर आक्रमण करता है, और सिकंदर जब आक्रमण करता है तो वह ईरान होते हुए हमारे भारत पर आया। ईरान जब आया तो ईरान में दारा तृतीय का शासन था, और इसके साम्राज्य को क्या किया? विनाश किया, इसको मारा, और इसकी हत्या करने के बाद फिर हमारे भारत पर अटैक करता है। इस तरह से देखा जाए तो दारा तृतीय जो आता है, यह सिकंदर के आक्रमण के समय ईरान का शासक था, जिसको मतलब कि मारने के बाद, उसको हत्या करने के बाद फिर हमारे भारत पर आक्रमण करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब हमारा क्या होगा? ए होगा, जो भारत पर प्रथम विदेशी हकमानी वंश के राजा ने आक्रमण किया था जो असफल था। नेक्स्ट हमारा 17 क्वेश्चन में है। 17 क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि भारत पर ईरानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन कहा जाएगा। और इसमें हमने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, आपको इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पहुँचे, इस तरह से इस क्वेश्चन को मैंने अरेंज किया है। तो भारत पर ईरानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला कह रहा है कि छत्र प्रणाली, यानी कि भारत में छत्र प्रणाली
छत्र प्रणाली का विकास हुआ, बिल्कुल राइट है। छत्र प्रणाली का विकास इन्हीं के द्वारा होता है। समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। तो जब ईरानी आक्रमणकारी यहाँ पर आते हैं तो समुद्र की मार्ग से भी आते हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो समुद्री मार्ग की खोज से क्या होता है, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। सस्ते जैसे आयात परिवहन के साधन भी वहाँ पर हो जाती है, जब समुद्र के मार्ग से आते हैं तो सस्ते आयात का साधन भी वहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। इस तरह से देखा जाए तो दूसरा भी क्या होगा, राइट होगा। तीसरा कह रहा है कि खरोष्टी एवं अरमाइक लिपि का विकास हुआ, जो इसी लिपि का आगे चलकर अशोक के अभिलेखों में भी प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो खरोष्टी अरमाइक लिपि का विकास यानी कि इन ईरानियों के प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। चौथा कह रहा है कि अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई और इसी ईरानियों की अभिलेखीय उत्कीर्ण करने की प्रथा से प्रभावित होकर अशोक ने भी क्या किया था, अभिलेखीय मतलब कि एक अभिलेख का निर्माण करवाया, उसने भी इसी से प्रभावित होकर। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला छत्र प्रणाली का विकास हुआ, ये भी राइट है। समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला, ये भी क्या होगा, राइट होगा। खरोष्टी एवं अरमाइक लिपि का विकास हुआ, ये भी क्या होगा, राइट होगा। और फिर चौथा हमारा ये है कि जैसे अभिलेखीय उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई, अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई, तो चौथा भी क्या होगा, राइट होगा। और इसमें हमारा पहला यानी कि इस तरह से देखा था डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। यानी कि सभी हमारे फैक्ट जो हैं यह राइट होंगे, यानी कि सभी का प्रभाव हमारे भारत में दिखने को मिला ईरानियों के आक्रमण से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 है। इसमें कहा गया है कि भारत पर यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर के समय की बात हो रही है, का क्या प्रभाव पड़ा। जब सिकंदर हमारे देश पर आक्रमण करता है और यहाँ से वापस जाता है तो फिर उसके आक्रमण से हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें भी 4 फैक्ट दिए गए हैं, चारों फैक्ट में देखना है कि कौन सा फैक्ट सही है, कौन सा गलत है। तो पहला कह रहा है कि पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हुआ। ठीक, यानी कि पश्चिमोत्तर राज्यों में देखा जाए, पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों में देखा जाए तो छोटे छोटे राज्यों में ये बटे हुए थे। ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की यूनिटी नहीं थी, एकीकरण नहीं था राज्यों का। अगर यहाँ पर एकीकरण होता तो फिर सिकंदर को घुसने ही नहीं देते। ये छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। मंडल सिद्धांत के आधार पर क्या करते थे, अपना शासन करते थे। मंडल सिद्धांत मतलब कि एक राजा दूसरे राजा पड़ोसी राजा का क्या होता है, दुश्मन होता है, तो उसके आधार पर ये लोग शासन करते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो सिकंदर का वहाँ पर क्या, यानी कि उसका मतलब कि एक अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है वहाँ पर आक्रमण करने का, और एक एक को हिट करते हुए फिर आगे बढ़ते गया। और वहाँ पर देखा जाए तो पहला फैक्ट हमारा क्या होता है, राइट होता है। यानी कि अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हुआ। कहने का मतलब है कि यहाँ पर सिकंदर जब आया तो इन सभी छोटे छोटे राज्यों जो वहाँ पर उसके अगेंस्ट में विद्रोह किए, यानी कि विद्रोह का नहीं यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि उससे जो युद्ध किए और युद्ध के दौरान वो सब जो मारे गए, और जब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनता है, मौर्य वंश की स्थापना करके, तो इन छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण यानी कि करने में उसको काफी आसानी हुआ। अगर सिकंदर इन छोटे छोटे राज्यों को पराजित नहीं किया होता, इनको मारता नहीं या इनको मतलब कि तोड़ा नहीं होता, तो फिर यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को ये पश्चिमोत्तर भारत के राज्यों पर एकीकरण करने में बहुत ही मुश्किल होता, जो कि आगे चलकर उसके लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन सिकंदर के आक्रमण के समय ये छोटे छोटे राज्य जो था वो क्या होता था, विनाश हो गया था उन राज्यों का, यानी कि खत्म हो गया था। वहां पर कोई भी इस तरह की सत्ता नहीं था, राज्य नहीं थे। तो क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को इसके छोटे छोटे राज्यों पर एकीकरण करने का एक बहुत ही अच्छा एक मौका मिल जाता है। तो पहला क्या होगा, राइट होगा। दूसरा है कि तिथि सहित इतिहास लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो ये भी क्या होगा, राइट है। सिकंदर के आक्रमण के बाद ही इतिहास को तिथि सहित लिखे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। दूसरा भी क्या होगा, राइट होगा। तीसरा में कहा जा रहा है कि भारत एवं यूरोप को निकट आने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत एवं यूरोप को निकट आने का अवसर प्राप्त हो गया। ठीक है, अगर भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो इसके मार्ग भी पता चल जाता है, और फिर एक दूसरे को व्यापार के उद्देश्य से एक दूसरे को निकट आने में बहुत ही यहाँ पर अवसर प्राप्त होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरा भी क्या होगा, राइट होगा। भारत का व्यापार यूरोप से, यूरोप का व्यापार भारत से भी होने लगा। और चौथा कह रहा है कि मुद्रा निर्माण की कला भारत ने सीखी। तो मुद्रा निर्माण की कला जो है भारत ने सीखी, तो ये भी क्या होगा, राइट होगा। और इस मुद्रा निर्माण की कला में देखा जाए तो सबसे पहली उलुक शैली, सिकंदर के आक्रमण के बाद उलुक शैली में मुद्रा बनाए जाने का एक के
प्रथा चली। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुद्रा निर्माण की कला प्रारंभ भारत ने सीखी तो उलूक शैली में मुद्रा बनाने की बात होती है। उसके बाद यहाँ पर एक और फैक्ट आता है कि सिकंदर के आक्रमण के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक गंधार कला, यानी कि इसको कह सकते हैं गंधार कला का मतलब यहाँ पर, हाँ, गंधार शैली या कला, गंधार कला का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर दो कला यहाँ पर आती है, उलूक शैली में मुद्रा और गंधार शैली में यहाँ पर कला का विकास होता है। तो इस तरह से चौथा भी क्या होगा, राइट होगा। और हमारा सभी ऑप्शन में देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, यह राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये होता है कि 19वां में प्रसिद्ध हाइडेस्पिस का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्रसिद्ध हाइडेस्पिस का युद्ध किसके बीच हुआ था? अभी हम लोगों ने ठीक के कुछ क्वेश्चन के पीछे हम लोगों ने कुछ इसके पीछे ले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि सिकंदर जब हमारे भारत पर आक्रमण किया था तो कुछ विद्रोही, मतलब कि देशद्रोही शासकों ने उसका सहायता किया था। तो उस द्रोही शासक कौन कौन थे, इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। जैसे पहला कह रहा है राजा अम्भी एवं सिकंदर। क्वेश्चन का डिमांड तो यहाँ पर यह है कि प्रसिद्ध हाइडेस्पिस का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यहाँ पर राजा अम्भी और सिकंदर कहा जा रहा है। तो अम्भी जो है ये तो सरेंडर कर गए थे, जो गंधार के शासक थे, और ये अम्भी सरेंडर करने के बाद यहाँ भारत की सारी रणनीति ये बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देशद्रोही यहाँ पर इसको कहा जाएगा। और अम्भी और सिकंदर के बीच में हाइडेस्पिस की युद्ध नहीं होती है, ये अम्भी इसका सहयोगी हो जाता है। इस तरह से ये अम्भी यहाँ नहीं, पहला हमारा क्या होगा, यानी कि गलत हो जाएगा। हाइडेस्पिस की युद्ध अम्भी और सिकंदर के बीच नहीं है। बी ऑप्शन कहता है कि राजा शशिगुप्त एवं सिकंदर। राजा शशिगुप्त जो है ये भी पश्चिमोत्तर भारत में इनका भी एक शासन चलता था, इनका भी एक जनपद था जिस पर ये अपना शासन करते थे। ये भी क्या किए थे, सिकंदर के सहायक बन गए थे, सिकंदर की सहायता करते थे। तो देशद्रोहियों के नाम में एक ये भी है और ये भी है। इस तरह से देखा जाए तो दोनों क्या है, दोनों सिकंदर के सहयोगी बनते हैं, देशद्रोही बनते हैं, हमारे देश के दुश्मन बनते हैं। फिर उसके बाद सी कहा जाए तो राजा संजय एवं सिकंदर। तो राजा संजय जो हैं इनका भी नाम क्या होता है, सिकंदर के सहायक के रूप में सिद्ध होता है, क्योंकि संजय जो थे ये भी एक छोटे जनपद पर राज्य करते थे और वे भी सिकंदर को सहायता देते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो अम्भी, शशिगुप्त और संजय ये तीनों जो है सिकंदर को सहायता प्रदान करते हैं इस युद्ध में। और इस तरह से देखा जाए तो ये सहायक नहीं बल्कि ये देशद्रोही के रूप में सिद्ध होते हैं। तो हाइडेस्पिस के युद्ध जो है यह सिकंदर और इन तीनों के बीच में नहीं हुआ है, तो किसके बीच में हुआ है, यानी कि हो जाएगा हमारा राजा पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ है। और यही राजा पोरस जो है सिकंदर के बीच में हाइडेस्पिस की प्रसिद्ध जो युद्ध है इनके बीच में होती है। लेकिन ऊपर के तीनों जो नाम यहाँ पर आता है, अम्भी, शशिगुप्त और संजय, ये सिकंदर के काफी सहायक थे, जो हमारे देश के लिए देशद्रोही के नाम में इन लोगों का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 20वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सूत्र साहित्यों में से किसमें भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है? भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। तो सबसे पहले देखा जाए तो सूत्र साहित्य ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके 5 भाग हैं, इसके 5 भाग हैं। इसमें कल्प सूत्र है, शूल्व सूत्र है, गृह सूत्र है, स्रोत सूत्र है। कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र में विधि एवं नियम दिया गया है। कल्प सूत्र में क्या है, विधि, ब्राह्मण धर्म से संबंधित विधि प्लस नियम की चर्चा की गई है, विधि एवं नियम की चर्चा की गई है। शूल्व सूत्र जो है यह जो है अग्निवेदिका के निर्माण और उसकी माप के बारे में दिया गया है, जिससे पता चलता है कि भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक अग्निवेदिका, पहले यहाँ पर लिख देते हैं अग्निवेदिका का निर्माण, यज्ञ के समय अग्निवेदिका का निर्माण जो होता है और प्लस उसकी माप कितने क्षेत्रफल में होनी चाहिए। तो इसकी माप के समय जिस विधि का प्रयोग किया गया है तो उसमें भारतीय ज्यामिति
का प्रारंभिक रूप यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का डिमांड है वो हमारे बी में कंप्लीट हो जाता है। शुल्ब सूत्र में भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है, क्योंकि इस शुल्ब सूत्र में अग्निवेदिका का निर्माण और उसकी माप की चर्चा की गई है, और उसके मापदंड की जो यहाँ पर जो गुना भागा जो किया जा रहा है, तो वो हमारा किस में आता है, शुल्ब सूत्र में आता है। यानी कि ब्राह्मण सूत्र साहित्य में से 5 जो यहाँ पर सूत्र साहित्य हैं, उनमें से शुल्ब सूत्र में भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। और उससे संबंधित एक क्या है, गृह सूत्र भी है। गृह सूत्र में क्या है कि इसमें 16 प्रकार के संस्कार, हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार की चर्चा की गई है, और प्लस 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। किसमें, यानी कि गृह सूत्र में किया गया है। स्रोत सूत्र आता है। स्रोत सूत्र का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे यहाँ यज्ञ से संबंधित, स्रोत सूत्र में यज्ञ से संबंधित विधि विधान की चर्चा की गई है, विधान की चर्चा की गई है। और इस तरह से सूत्र साहित्य में 4 सूत्र साहित्य यहाँ पर आता है, और एक आ जाता है कौन सा, यानी कि धर्म सूत्र आ जाता है। और धर्म सूत्र जो हमारा एक अलग हो जाता है, 5 सूत्र साहित्य हैं, तो 4 तो यहाँ पर आया, एक धर्म सूत्र हो जाता है। धर्म सूत्र जो कि सामाजिक और धार्मिक नियमों से संबंधित यहाँ पर धर्म सूत्र में आता है। तो इस तरह से सूत्र साहित्य हमारा 5 होता है, जिसका विवरण इस प्रकार है। उसके बाद देखा जाए तो 8 प्रकार के विवाहों में से कौन सा विवाह सर्वोत्तम माना गया है। 8 प्रकार यानी कि सूत्र साहित्य में से हमारा गृह सूत्र जो होता है उसमें 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है, और 16 प्रकार के संस्कारों की चर्चा की गई है। तो उन 8 प्रकार के विवाहों में यहाँ पर कुछ विवाहों की चर्चा की गई है, जिसको हम लोग को चर्चा करना है। और उस 8 प्रकार के विवाहों में से कौन सा ऐसा विवाह की प्रथा जो था जिसको सर्वोत्तम माना गया है, समाज में उसको सर्वोत्तम माना जाता था। तो पहला है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, तो इसमें है वर वधू धार्मिक नियमों का आचरण करते हुए विवाह करते हैं। इसमें लेन देन किसी भी प्रकार की नहीं होती है। वर वधू धार्मिक नियमों का आचरण करते हुए विवाह करते हैं, तो उसको क्या कहा गया है, प्रजापत्य विवाह कहा गया है। प्रजापत्य विवाह कहा गया है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो ये भी सर्वोत्तम नहीं कहा जाएगा। दूसरा है आर्ष विवाह। अब आर्ष विवाह में ये कहा गया है कि कन्या का पिता वर से, यानी कि जिसको वर चुनते थे उनसे, वर से या वर पक्ष से एक जोड़ी गाय प्लस बैल लेता था। कौन लेता था, यानी कि कन्या का पिता, यानी कि लड़की पक्ष वाले क्या करते थे, यानी कि वर पक्ष से एक जोड़ी गाय और बैल लेते थे, और लड़की को मतलब कि देने के एवज में, उसके एवज में वो क्या करते थे, वर पक्ष से एक जोड़ी गाय और एक जोड़ी बैल लिया करते थे। तो ये हमारा हो जाता है आर्ष विवाह, ठीक है। तो ये भी हम इसको नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा सर्वोत्तम विवाहों में सर्वोत्तम इस प्रथा माना जाता था। ब्रह्म विवाह जो है, ये जो है इसमें क्या होता था कि कन्या का पिता अपनी पुत्री के लिए या अपनी कन्या के लिए वेदज्ञ प्लस सिलवान, मतलब वेदज्ञ का मतलब किसी प्रकार का उसमें दाग नहीं हो, यानी कि उसके कैरेक्टर पर, चरित्र पर किसी भी प्रकार का दाग नहीं हो। और सिलवान मतलब कि काफी ही गुणवान, सिलवान, विनम्र स्वभाव का व्यक्ति को
वो खोजता था, ठीक है, और उससे शादी कर देता था, तो इसको आर्ष विवाह कहा जाता था। और इसी आर्ष विवाह को क्या माना गया है, सर्वोत्तम विवाह माना गया है, जिसको हम लोग ब्रह्म विवाह के नाम से जानते हैं। गंधर्व विवाह जो था, यह गंधर्व विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह था, प्रेम विवाह था, जिसमें देखा जाए तो महाभारत में शांतनु, राजा शांतनु सत्यवती से भी गंधर्व विवाह किए थे, फिर गंगा से भी गंधर्व विवाह किए थे। तो इस तरह से प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो सर्वोत्तम विवाहों के श्रेणी में कौन आएगा, हमारा सी ऑप्शन होगा, यानी कि ब्रह्म विवाह होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार हमारे यह 21 क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ। ओके, थैंक यू।